नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आइए आज हमारा टॉपिक है कक्षा 11 का जो चैप्टर है ज्योग्राफी का पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। देखिए इस चैप्टर को मैंने थ्योरी आपको बहुत अच्छे से करवा दी है, फिर भी आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से सुनने और देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं और कंप्लीट जो चैप्टर है आपका, वहां से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं या बन सकते हैं वो टोटल मैंने ले लिए हैं। आपको इधर उधर किसी दूसरी विषय वस्तु का सहारा लेने की आवश्यकता कतई नहीं है। तो आप देखिए, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो पिछले जो लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के थ्योरी जो मैंने करवाई है कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक की, वो कर लीजिए आप पहले। आपको मैं इन सब की जो 3-4 वीडियोस में जो इसके थ्योरी हुई है इस चैप्टर की, और आज का जो ये लास्ट का लेक्चर जो क्वेश्चंस हैं इसके, वो सारे के सारे एक ही पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूंगी। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके इसको जरूर देखिएगा। तो ठीक है, आइए अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। ठीक है, भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन पूछा है हमें। ये क्वेश्चन अनगिनत बार आपको पेपर्स में मिल जाएगा, तो देखिए ध्यान से देखना। भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सारे स्रोत हमने देख लिए हैं अच्छे से। इसमें से जो प्रत्यक्ष स्रोत हो जाएगा वो होगा, देखिए आप ऑप्शंस को, भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान और पृथ्वी का चुंबकत्व है। तो इसमें जो ठीक है अपना ऑप्शन वो पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, भूकंपीय तरंगे। दूसरा क्वेश्चन, दक्कन ट्रेप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। ठीक है, ये 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से हैं, और अन्य जो जो भी चैप्टर में बन रहे हैं वो टोटल मैंने ले लिए हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, तो ध्यान से देखना। दक्कन ट्रेप की ऐसी कौन सी सेल समूह है, यानी जो दक्कन ट्रेप का जो सेल समूह है वो किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। यहाँ ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम पूछा गया है। ठीक है, तो क्या वो सिल्ड है, मिस्र है, या प्रवाह, या फिर कुंड। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से आपको प्रवाह जो ऑप्शन है वो ठीक करना है। ठीक है, दक्कन ट्रेप की जो सेल समूह है वो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो प्रवाह होता है, ठीक है, बेसाल्ट प्रवाह होता है, उसका एग्जाम्पल है, उसका परिणाम है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। स्थल मंडल को वर्णित करने वाला ऑप्शन आपको छांटना है। तो देखिए जरा, ऊपरी व निचला मेंटल, मेंटल की बात हो रही है, हमने अच्छे से देख लिया है चैप्टर में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, तो यहाँ मेंटल के लिए बोल रहे हैं, दोनों मेंटल। देखिएगा एक बार आप मेरी ये इसमें अच्छे से देखना जो मैं समझा रही हूं। ये पृथ्वी है, इसमें जो ऊपर की लेयर है ये क्रस्ट है आपकी। ठीक है, ये कौन है, क्रस्ट। दूसरा ये मेंटल है। ठीक है, मेंटल, ये वाला मेंटल, और अंतिम जो है वो क्रोड। ठीक है, ये कोर है या क्रोड। ठीक है, तो यहां बात हो रही है कि स्थल मंडल किसे कहेंगे हम। तो यहां जो ऑप्शन पढ़ा है हमने अभी अभी, पहला कि ऊपर और निचला मेंटल, मेंटल को 2 बराबर भागों में बांटकर बताया गया है। क्या ऊपर और निचला जो मेंटल है, क्या उसको स्थल मंडल कहेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन भूपटल और क्रोड को। भूपटल कौन सा हो गया, ऊपर ही ऊपर का, उसको और क्रोड को मिलाकर क्या हम स्थल मंडल कहेंगे। तो तीसरा ऑप्शन है कि भूपटल व ऊपरी मेंटल को, ठीक है, क्रस्ट के लिए बोला गया है भूपटल। तो क्या भूपटल और जो मेंटल का ऊपर का आधा भाग है उसको, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें
तो स्थलमंडल कहेंगे, या फिर लास्ट है कि मेंटल और क्रोड यानी ये दोनों, इसको स्थलमंडल कहेंगे। तो सीधा सा है और हमें थोड़ा ये नॉलेज में भी होना चाहिए कि स्थलमंडल यहाँ जहां हम निवास करते हैं, ठीक है। तो नीचे का मेंटल या क्रोड तो इसमें शामिल हो ही नहीं सकते। इसमें शामिल कौन होंगे? इसमें होंगे एक तो भूपटल यानी क्रस्ट, और जो ऊपर का आधा मेंटल है, ठीक है। मेंटल के दो पार्ट करके जो ऊपर का ऊपरी जो मेंटल है वो प्लस भूपटल, ठीक है। तो इसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से भूकंप की तरंगे, ऐसी कौन सी भूकंप की तरंगे हैं जो चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है, ठीक है। आपको मैंने अच्छे से भूकंप की तीनों तरंगों के बारे में डिटेल से करा दिया है। तो ऑप्शन देखिए आप और अपना दिमाग में आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या वो पी तरंग है, क्या वो एस तरंग है, धरातलीय तरंग है, या फिर कोई नहीं। तो देखिएगा, जो पी तरंग है, जो पी तरंग है वो किस तरह गति करती है, वो कुछ ऐसे चलती है, ठीक है। इसका मतलब संकुचन फैलाव, संकुचन फैलाव। जबकि एस की बात करें तो एस जो तरंग है वो ऐसे कुछ चलती है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना वो हो जाएगा पी तरंग। अगला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की त्रिज्या है? पृथ्वी की त्रिज्या पूछी है, ये क्वेश्चन तो हमें आना ही चाहिए। फिर भी मैंने यहाँ रखा है, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन हम ध्यान नहीं देते और अपना गलत हो जाता है। तो क्या वो 6370 किलोमीटर है, या वो 12740 किलोमीटर, या फिर 6370 मीटर, या कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको? तो देखिएगा जरा, वो होगा 6370 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है। त्रिज्या को आप इतना अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इसी से व्यास बन जाएगा पृथ्वी का, और बहुत सारी चीजें हैं जो इस त्रिज्या के इर्द गिर्द घूमती है। हमें पढ़ने में ये काफी मददगार होगी। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम कहाँ लगता है? ठीक है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है और पूछा गया है आपसे कि अधिकतम कौन सी जगह काम करता है ये। तो देखिएगा, चार ऑप्शन है इसके। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, मध्य अक्षांशों पर लगता है, यानी 60 के मध्य में मध्य अक्षांश हो जाते हैं, या फिर ध्रुवों पर लगता है, ठीक है, या फिर ध्रुवों पर लगता है, आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ध्रुवों पर। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक लगता है। इसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता ही है कि पृथ्वी बिल्कुल गोल न होकर जो ध्रुव हैं उनसे वहां से ये थोड़ा चपटी है, ठीक है, थोड़ा चपटी है। जितना मैंने ये चित्र बनाया है इतना भी नहीं, बट कुछ है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जहां नजदीक होगा, जितना नजदीक होगा उतना ही अधिक लगेगा। तो आप अब इस चित्र में देखिए जो मैंने बनाया है अभी, ज्यादा सेंटर से ज्यादा नजदीक कौन है? ठीक है, सेंटर से ज्यादा नजदीक क्या ये भूमध्य रेखा पर है, या फिर देखिए आप ध्रुवों पर है। काफी कम दूरी है ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा लगेगा, चाहे बात आप चुंबकत्व की करो या आप गुरुत्वाकर्षण बल की करो। अगला क्वेश्चन, भूकंप का अवकेंद्र कौन सा होता है? ठीक है, भूकंप का अवकेंद्र, दो केंद्र होते हैं भूकंप के, एक होता है अवकेंद्र, एक होता है अभिकेंद्र, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज होने के ज्यादा चांस रहते हैं, ध्यान रखना। अवकेंद्र कौन सा होता है? तो ऑप्शन देखिए, वह स्थान जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, क्या उसको हम अवकेंद्र कहेंगे? या फिर वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो, या फिर कोई नहीं, या दोनों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है अपना वो हो जाएगा वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। जहां से भूकंप की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जहां भूकंप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये वाला वो हो गया अवकेंद्र, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन अवकेंद्र या फिर फोकस बिंदु,
इंग्लिश में इसको फोकस बिंदु या फिर अवकेंद्र बोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, धरातल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, क्या कहेंगे उसको? ठीक है, समझ गए आप। अब बात हो रही है धरातल की। अभी अभी हमने देखा कि यहां ये जो था अवकेंद्र, वो बता रहे हैं हम कि जहां से भूकंप की स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम अवकेंद्र कहते हैं। अब क्वेश्चन आया है हमारे सामने कि जो धरातल के समीपतम यानी ये जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे अधिकेंद्र, इसको कह देंगे अधिकेंद्र। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो धरातल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम है वो हो जाएगा अधिकेंद्र। ठीक है, फोकस बिंदु उसी को कहते हैं जो कि अभी हमने देखा था अवकेंद्र। ठीक है, तो फोकस बिंदु और अवकेंद्र दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक कितने डिग्री पर स्थित होता है? अभी अभी पीछे जो एग्जाम हुआ था शायद फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखना आप, अधिकेंद्र जो होता है वो उद्गम केंद्र से ये कितने कोण डिग्री पर स्थित होता है, वो डिग्री पूछा है हमें। तो 45, 90, 180, 360, इसमें से 90 डिग्री का जो कोण है वो उस पे स्थित होता है। 90 डिग्री की स्थिति उसकी होती है। ठीक है, अधिकेंद्र की। अगला, भूगर्भिक तरंगे या फिर बॉडी वेव्स कौन सी तरंगे कहलाती है? ठीक है, तो पी तरंग, एस तरंग या कोई नहीं, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर एल तरंग। ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शन है, तो ध्यान देना। बॉडी वेव्स पी और एस दोनों को ही कहते हैं। ठीक है, धरातलीय तरंग कहलाती है एल। ये एल जो तरंग है वो तो हो जाएगी आपकी धरातलीय। ठीक है, ये तो हो जाएगी धरातलीय, जबकि ये जो दोनों हैं पी और एस उसको हम कहते हैं भूगर्भिक तरंग या फिर बॉडी वेव्स। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन ठीक कौन सा हुआ फिर? सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, एस तरंग की गति होती है। ठीक है, इसमें तीन चार तरह की गति बताई है, तो उसमें से आपको एस तरंग की गति छांटनी है। क्या वो उत्तलाकार है, क्या वो अवतलाकार है, या फिर आपको ऑप्शन मिल सकता है वर्तुलाकार है, कैसी है? तो आपको बता दूं मैं कि एस और जो पी तरंग है वो हमेशा अवतला आकार। ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है, इसमें ऐसे कुछ अवतला आकार आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये अवतला आकार में होती है पी और एस दोनों ही तरंगे, जबकि जो धरातलीय तरंग है वो कुछ ऐसे चलती है, यानी उत्तला आकार। ठीक है, उत्तल और अवतल, तो ये जो P और S दोनों की दोनों अवतला आकार में गति करती है, तो इसमें हो जाएगा अवतल आकार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है भूकंप का छाया क्षेत्र। ये भी फर्स्ट ग्रेड पीछे की वो 2016 वाले पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके कि भूकंप का छाया क्षेत्र कौन सा होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे जल्दी में कि 105 डिग्री के बाद का, और ये ठीक कर देंगे, जबकि ये ठीक नहीं है। आगे पढ़िए 145 डिग्री के बाद का, या फिर 105 से 145 डिग्री के बीच का। ठीक है, छाया क्षेत्र हम उसे कहेंगे जिस पर कोई भूकंप तरंग नहीं पहुंचती है, उसको हम भूकंप का छाया क्षेत्र कहेंगे। तो इसमें हो जाएगा 105 से 145 डिग्री के बीच का। ठीक है, इस बीच में कोई भी भूकंप की जो तरंग है वो नहीं पहुंचती। अब बात करेंगे हम सुनामी किसका प्रभाव है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सुनामी जो है वो किसका प्रभाव है। आप सबने सुन रखा होगा सुनामी आती है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कि ये किसका प्रभाव है। ज्वालामुखी, भूकंप, उल्का या फिर कोई नहीं। तो आप जानते होंगे कि ज्वालामुखी के दौरान सुनामी नहीं आती है, ये एक समुद्र के अंदर भूकंपीय प्रभाव है। ठीक है, महासागरों में घटने वाली घटना है जो भूकंप के दौरान आती है। जब भूकंप महासागरों में आता है उस समय सुनामी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंप के प्रभाव कौन से हैं? भूकंप के प्रभाव पूछे हैं हमें,
तो ऑप्शन पढ़िए, धरातल विसंगति, ध्यान से पढ़ना ये ऑप्शन, धरातल विसंगति, हिमस्खलन, मृदा द्रवण, धरातलीय विस्थापन या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो चुनना है, क्योंकि ये सारे के सारे भूकंप के प्रभाव हैं। मैंने जो भी भूकंप के प्रभाव इंपॉर्टेंट हैं, जो थोड़ा अटपटे से शब्द हैं, वो सब आपके सामने डाले हैं, ध्यान रखना इनका। धरातलीय विसंगति, हिमस्खलन, मृदा द्रवण और धरातलीय विस्थापन चारों के चारों भूकंप के ही प्रभाव हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय विभाजन। भूमंडलीय विभाजन जिसमें सियाल, सीमा, निफे, ये किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, हमें वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है, तो क्या वो स्वेस हैं, वेगनर हैं, सैंपल हैं या फिर कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये मान लीजिए आप, बहुत बार पूछा जाता है। ये स्वेस महोदय के द्वारा किया गया विभाजन है, जिसमें भूमंडल को 3 भागों में सियाल, सीमा और निफे में बांटा, और काफी इंपॉर्टेंट है। इसी विभाजन को हम ज्यादातर पढ़ते हैं। ठीक है। मध्य महासागरीय कटक की लंबाई लगभग कितनी है? ठीक है, तो इसमें देखिए आप, 40,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर या फिर कोई नहीं। तो 70,000 किलोमीटर के लगभग मध्य महासागरीय कटक की लंबाई है, जो कि एक बहुत ही लंबी श्रृंखला है। और ये सारी लगभग ये 7 जो महासागर है वहां इसका फैलाव है। ज्वालामुखी स्थलाकृति जो कि तस्तरी नुमा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो ज्वालामुखी ऐसी कौन सी स्थलाकृति है जो कि तस्तरी नुमा है? ठीक है, तो उसका ढांचा ऐसा कुछ है, वो वाली आकृति आपको छांटनी है। तो उसमें से बैथोलिथ, लेपोलिथ या लेकोलिथ, तो बी जो ऑप्शन है वो ठीक होगा अपना। ठीक है, नहीं डाइक होगा, लेपोलिथ, जो कि एक प्याली की तरह होती है। लेपोलिथ आपको बताया था मैंने, बीच वाला शब्द याद रखना, पोली यानी प्याली, तस्तरी। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी आंतरिक आकृति ऐसी कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृति है जो कि धरातल के लगभग समकोण पर होती है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आप। समकोण पर जो आकृति होती है वो होती है डाइक। ठीक है, इन चारों में से अपना सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हुआ अपना ये वाला लेक्चर कंप्लीट। आज इतना ही। अगले लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ठीक है, आप लगातार मेरे साथ बने रहें, और अगले वीडियो में फिर से हम नई उमंग और नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।